हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आज से हम पॉलिटी की क्लास 6 पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे इंडिया की। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है पॉलिटी में, वो दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? क्या समझते हैं आप डाइवर्सिटी का मतलब? ठीक है, देखिए, आप जहाँ रह रहे होंगे, जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, जिस शहर में रह रहे होंगे, वहाँ तरह तरह के लोग रह रहे होंगे। ठीक है, तरह तरह के रहने के मतलब ये होता है, किसी का रिलीजन डिफरेंट होगा, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, किसी किसी के जो क्या कहते हैं खाना खाने का तरीका डिफरेंट होगा, किसी की एजुकेशन डिफरेंट होगी, किसी को इंग्लिश बोलते आएगा, किसी को हिंदी बोलते आएगा। ये सारे डिफरेंट चीज़ें जो होती है ना, किसी का क्या कहते हैं रिचुअल्स डिफरेंट होंगे, रिलीजन सेम होंगे तो रिचुअल्स डिफरेंट होंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें डाइवर्सिटी पे लाया जाता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही का यही समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में इन्होंने समझाया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, आपके दोस्त होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे तो वहाँ जो दोस्त होंगे आपके सेम आपकी तरह ही होंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो कुछ आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो हिंदी बोलते होंगे। ठीक है, वो समझ तो सकते होंगे लेकिन हिंदी बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इंग्लिश हिंदी ना समझते हैं ना बोल सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही वो बोलते हैं और समझते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यदि आप देखेंगे तो। इस चैप्टर में आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। इसमें समीर 1 समीर 2 लेकर ये दोनों फ्रेंड्स रहते हैं और क्या कहते हैं, एक्चुअली ये जो होता है ये आता है और ये पेपर बेचता है। ठीक है, इसका नाम भी समीर होता है, इसका नाम भी समीर होता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ये रोड साइड में रहता है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ता है और अच्छा एजुकेशन इसको मिल रहा होता है। ठीक है, ये मेरठ से बिलोंग करता है और ये एक सिटी से बिलोंग करता है। ये डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर क्या कहते हैं, ये न्यूज़पेपर सेल करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करता है। ठीक है, ये अर्न कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं अभी स्पेंड कर रहा है अपनी एजुकेशन में। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। इनमें डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करती हैं। डाइवर्सिटी में क्या चीज़ें आती हैं? आपके लैंग्वेज डिफरेंसेस आते हैं, आपके रीजनल डिफरेंसेस आते हैं, आपके खाने पीने का तरीका डिफरेंसेस आता है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज डिफरेंसेस आते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्या कहते हैं डाइवर्सिटी में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, अब डाइवर्सिटी के साथ एक वर्ड जुड़ता है, इनइक्वालिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ एक वर्ड जुड़ता है, इनइक्वालिटी। तो क्या डिफरेंस है इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में? डाइवर्सिटी में हमने समझा कि रिलीजन सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो सामने वाले को नहीं मिल रही है, किसी और किस बेसिस पे, किसी के रेस के बेसिस पे, किसी के सेक्स के बेसिस पे, किसी के कास्ट के बेसिस पे वो चीज़ नहीं मिल रही है। जैसे इन दोनों के में इनइक्वालिटी क्या है कि ये एक एजुकेशन ले रहा है, ये एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। किसी न किसी फैसिलिटीज़ से यदि किसी इंसान को दूर रखा जाता है, वो होता है इनइक्वालिटी। क्योंकि हर गवर्नमेंट की ये एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको प्रोवाइड करें। लेकिन ये जिन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है उसे बोला जाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, जो चीज़ें लोगों को ना मिल पाए। जैसे आप दो भाई बहन हैं, ठीक है, यदि आप दो भाई बहन हैं, मम्मी पापा ने बाहर से
क्या कहते हैं क्रिसमस में केक लेकर आए, ठीक है, और हुआ क्या कि आपको मिल गया और आपके ब्रदर को नहीं मिला या सिस्टर को नहीं मिला, तो वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आती है, ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ। डाइवर्सिटीज़ जो होती है वो किस तरीके से आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। अब इंडिया हमने देखा है, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का साउथ देखना, ठीक है, साउथ एरिया वो एरिया है जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा बोली जाती है। केरला में मलयालम बोली जाती है, तमिल में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अब इस तरीके के रीजनल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इस तरीके के हर एक जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब कोई एक ऐसे स्टेट का, मान लो बिहार स्टेट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे क्या कहते हैं, और यहाँ की लिटरेसी रेट कम है, तो लोग इंग्लिश भी ना अच्छे से समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं। अब वो मान लीजिए साउथ इंडिया की तरफ जाता है, ठीक है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ रीजनल लैंग्वेज समझते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को दिखेंगी, ठीक है। अब एक तो ये बात हुई कि हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, ये सारे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं उनके अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग रिचुअल्स की वजह से अलग अलग रहने का तरीका है, उनका खान पान अलग है, ठीक है। वो जैसे पंजाबी पराठा खाना पसंद करते हैं, वही गुजराती फाफड़ा जलेबी खाना पसंद करते हैं। इस तरीके से सभी का खाना पीना, साउथ इंडियंस जो होते हैं वो क्या कहते हैं इडली सांभर वड़ा ये खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो होते हैं ना, ये सब देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन इससे क्या बेटर चीज़ होती है कि इंडिया में हम हर तरह का खाना खाते हैं। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो आपको पराठा भी मिलेगा, मैगी भी मिलेगी, फाफड़ा जलेबी भी मिलेगा, और वहीं नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे तो डोसा सांभर बड़ा ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें हर एक रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, हम फेस्टिवल सीखते हैं, ठीक है, जैसे गुजराती का गरबा, पंजाबी का भांगड़ा, ठीक है, क्या कहते हैं साउथ इंडिया में पोंगल, ओणम ये सब मनाया जाता है। तो उनसे हम वो फेस्टिवल भी सीखते हैं कि फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे रिसेंटली अभी क्रिसमस गया है, ठीक है, तो क्रिसमस क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पूरा इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, उसके रीजंस को जानने की कोशिश करता है और उससे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखता है, ठीक है। तो ये हम फेस्टिवल से सीखते हैं। दूसरा, लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को दर्जा मिला है। हम इन 22 लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, ठीक है। ये सब करके इतनी डाइवर्सिटी है कि हम सीख सकते हैं उन 22 लैंग्वेजेस को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती है। ये हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा ही मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह अलग लैंग्वेज बोली जाती है, फिर भी इंडिया एक साथ रहता है, ठीक है। ये तो कोई केरला का है और वो इंडिया के हित के लिए बात कर रहा है तो वो इंडिया के लिए ही बात करेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि इंडिया का इससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इंडिया का फ़ायदा होना चाहिए, मतलब मेरे देश का फ़ायदा होना चाहिए। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि मेरे देश का बुरा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी हम किसके बारे में सोचते हैं, अपने इंडिया के बारे में, कि हमारा इंडिया जो है वो बेटर होना चाहिए, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 200 years ago, एक लॉन्ग बैक,
aeroplane, bus, car become a part of our lives and people travel from one part to other, another the ship, horses, camels or on foot. देखो 200 साल पहले जैसे ये अभी के टाइम पे है कि हमारे पास एरोप्लेन होता है और हम एरोप्लेन से झट से 1 घंटे 2 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में हम यहाँ से यूएसए पहुँच जाते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम पे शिप का यूज़ करते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। इंडिया में कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बाहर से आए हैं, ठीक है। जो समोसा आप खाते हैं ना, वो समोसा जो है वो पुर्तगाल लेकर आए थे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग से क्या फ़ायदा हुआ कि उनका जो क्या कहते हैं समोसा जो है जो इंडिया में फेमस है वो कौन लेकर आया, पुर्तगाल लेकर आए, ठीक है। जो आप चाय पीते हैं ना, वो चाय जो है, जो हर एक इंडियन चाय पीना पसंद करता है, वो चाय भी इंडिया की नहीं है, उसे ब्रिटिश लेकर आए थे, ठीक है। तो ट्रैवल का देखिए किस तरीके का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद किस तरीके का फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ आप देखिए। क्रिश्चियन जो जनरेट हुआ था, जो जीसस थे, उनको लाने वाले, इंडिया में जो लाने वाले थे वो सेंट थॉमस थे और वो भी पुर्तगाल से आए थे। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद भी मक्का मदीना से चलकर यहाँ तक आए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें, कॉफ़ी जो है वो इंडिया की नहीं है, वो भी पुर्तगाल से आई हुई है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि क्या कहते हैं ट्रैवलिंग से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। ये हम ट्रैवल करते हैं तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसको अपनाते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और देखो, पहले जब हम क्या कहते हैं जिस तरीके से हम रहते थे, हमारे कल्चर ना इवॉल्व होता है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर देखने को मिलता है। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से हम जो अपने शास्त्रों को पढ़ा करते थे, जो क्या कहते हैं संस्कृत को पढ़ा करते थे, अब हम इंग्लिश साइंस इनके बारे में बात करने लग गए, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस अपन को देखने को मिलते हैं और कल्चर इवॉल्व होता है जब कहीं पे कोई डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और सिमिलरिटी, डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल्स अडाप्ट देयर लाइफ टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, ठीक है। अब देखो, जैसे सी कोस्ट है, जैसा अपन ने देखा इंडिया के बारे में कि यहाँ पे सी कोस्ट है। अब सी कोस्ट में रहने वाले जो हैं वो नॉनवेज तो खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। मेनली उनका जो ईटिंग हैबिट होती है वो फिश होती है और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, दैट्स वाई वहाँ पे राइस और फिश सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आप देखेंगे कि बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस और फिश पसंद किया जाता है। वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो वहाँ पे सबसे पहले राइस और फिश बनती है, ठीक है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन एरियाज़। और जो माउंटेन एरियाज़ में होते हैं उनका देखिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। वो किस तरीके से रहते हैं, वो अलग तरीके से रहते हैं। वो नॉनवेज कम खाते हैं, वो ये नॉनवेज खाते हैं तो सी फूड्स कम खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे आप मेनली देखोगे कि वो लोग जो हैं वो वुलन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते हैं। वो क्या कहते हैं, इवन उनका जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ना, वो भी अलग तरीके के वो लोग पालते हैं, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। अब देखो, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है इस बुक में, वो है एक लद्दाख और केरला, ठीक है। लद्दाख और केरला, ठीक है। लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में आता है। यहाँ पे आप देखोगे थ्रू आउट द ईयर जो होता है वो ठंड रहती है। यहाँ पे लोग जो हैं वो शीप और गोट को क्या कहते हैं, पालते हैं, ठीक है। इनके जो एनिमल्स होते हैं, पीपल हियर कीप द गोट एंड शीप, इनको पालते हैं। अब इनको ही क्यों पालते हैं, शीप और गोट को क्यों पालते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं पालते हैं। ये तो आप सेंट्रल इंडिया के हैं तो सेंट्रल इंडिया में तो नहीं पालते, साउथ इंडिया में तो नहीं पालते। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये जो होते हैं ये इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट देते हैं। किस तरीके का बेनिफिट देते हैं? ये वूल प्रोड्यूस करते हैं, एक पश्मीना शॉल आती है,
ये सबसे गर्म होती है और सबसे कॉस्टलियर होती है, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और माउंटेन वाले एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर सबसे कम होता है। ठीक है, रेनफॉल कम होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम स्नो आपको देखने को मिलेगा, स्नो कवर्ड होगा। वहाँ के जो लोग हैं वो ठंडे कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं लद्दाख में, और क्या चीज़ें लिखने को मिलती हैं, लोग क्या खाते हैं, लोग मेनली क्या खाते हैं, मीट और मिल्क खाना पसंद करते हैं और मिल्क के प्रोडक्ट्स खाना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैमिली क्या कहते हैं, किन किन कौन कौन से एनिमल से फेमिलियर है, गोट, काऊ, डजॉस, या ये याक काउस को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये डेजर्ट होने के बावजूद यहाँ पे आजकल जो है वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गया है, और टूरिज़्म की वजह से लद्दाख की जो सबसे मेन इकोनॉमिक कंडीशंस बनती है, इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, वो होता है टूरिज़्म से। ठीक है, टूरिज़्म से। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लोग यहाँ पे आकर ट्रैवल करना, स्नो देखना, जो सेंट्रल इंडिया से हैं, साउथ इंडिया से हैं, उन्होंने कभी स्नो नहीं देखी, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत नई होती है और वो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कारवांस ट्रैवल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तिब्बत्स कहलाते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको तिब्बत्स बोला जाता है। ठीक है, वो क्या कैरी करते हैं, कारवांस कैरीज द टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क, कारपेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये तो हमने नॉर्थ इंडिया में देखा। नॉर्थ इंडिया के बाद अपन साउथ इंडिया में देखते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में देखते हैं, साउथ इंडिया में हम देखते हैं केरला। एक और चीज़ देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में हमें पता है तिब्बत जो है वो बुद्धिस्ट का होम है। ठीक है, बुद्धिस्ट जो है वो तिब्बत किसके थ्रू गए थे, लद्दाख के थ्रू गए थे, और लद्दाख को क्या बोला जाता है, लिटिल तिब्बत बोला जाता है। और यहाँ पे इस्लाम का इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन 400 ईयर अगो। ठीक है, और आज भी हमें वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, लद्दाख वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स। ठीक है, वहाँ पे आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे एक केसर सागा, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलती है, बोथ मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन केरला। ठीक है, केरला, केरला कहाँ है, साउथ। ठीक है, साउथ में ये वाला एरिया, ठीक है, इंडिया का साउथ का ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया में है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और स्पाइसेस मिलते हैं। कौन कौन से, पेपर, क्लोव, कार्डमम, इस तरीके से बहुत सारे स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन आया था, जिस तरीके से अपन ने बोला कि वहाँ पे लद्दाख में मुस्लिम आए थे, तो यहाँ पे कौन कौन आए थे, जूस आए थे, अरब ट्रेडर्स आए थे। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी का जो प्रोपोगेशन हुआ था वो साउथ इंडिया से ही हुआ था। ठीक है, तो अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सेंट थॉमस आए थे और उन्होंने प्रोपोगेशन स्टार्ट किया था क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, और क्या चीज़ हुई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया गया था। इब्न बतूता आया था 700 ईयर एगो। ठीक है, और इसने इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से लिखा था कि इंडिया में किस तरीके की सोसाइटी है, किस तरह। ये राइटर था, ठीक है, मुस्लिम राइटर था, और इसने बहुत अच्छे से इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में। ठीक है, वास्को डिगामा आए थे। वास्को डिगामा सबसे पहले जो आए थे वो केरला में ही आए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती कि और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस किन किन रिलीजन का था, जुडिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इन सब का था। ठीक है, चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी बहुत ज़्यादा आए थे, और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसे क्या कहते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट मिलती है, तो उसे चाइना वाला बोला जाता है। ठीक है, और जो कप होते हैं ना उनको चीन चट्टी बोला जाता है, और वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जिन चीज़ों के आगे चीन लिखा हुआ है दैट्स मीन वो चाइना से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ द लोग खाते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि जितने भी
कोस्टल एरिया के प्लेसेस है वहाँ पे फिश और राइस उनका फेवरेट फ्रूट होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब आपने देखा दोनों चीज़ देखी, आपने लद्दाख भी देखा, आपने केरला भी देखा। केरला में गर्मी होती है, लद्दाख में ठंडी होती है। ठीक है, दोनों एक तो वो दो डिफरेंसेस देखने को मिले। तो इस तरीके के जोग्राफिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिले अपन को। ठीक है, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिले अपन को। और क्या देखने को मिला अपन को? और अपन को देखने को मिला रिलीजियस डिफरेंसेस, क्या कहते हैं, वहाँ का फूड हैबिट डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हर जगह ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, कल्चरल और क्या कहते हैं जोग्राफिकल। ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद भी इंडिया जो है वो एक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया डाइवर्सिटी ऑलवेज बीन रिकंसिडर एज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ठीक है, इंडिया वुमेन में, अब देखिए जब ब्रिटिश आए तो इंडिया में सब पे वो बुरा असर कर रहे थे, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, बच्चे हों, या फिर किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर रहे, सब साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। या तो वो पीजेंट हो या फिर किसी क्या कहते हैं राजघराने को बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर, सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर और ब्रिटिश से लड़ाई की और वो चीज़ पार किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें रिलीजन भी इन्वॉल्व कर दिया सब कुछ, लेकिन हमने लड़ाई, वो हमारे इंडिया की यूनिटी डिफाइन करता है कि हम भले ही कितने भी टुकड़ों में बटे हों, लेकिन हमारे में यूनिटी है। यदि हम पे कोई वार करेगा तो हमारा पूरा का पूरा इंडिया जो है वो एक साथ खड़ा होगा, एक साथ लड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक बुक में जिस बुक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इसमें इन्होंने एक चीज़ बोली है, इट वॉज ए समथिंग डीपर एंड विद इन इट होल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एज ए एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड द इवन इनकरेज। उन्होंने बोला इनकी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जवाहरलाल नेहरू ने, कि ऐसा नहीं है भैया कि ये किसी ने आपके ऊपर थोपा है, ये आज आप इंडिया के ऊपर पाकिस्तान या फिर कोई भी कंट्री, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी कंट्री हमला कर देती है तो क्या हम इंडिया वाले एक साथ नहीं खड़े होंगे उनसे लड़ने के लिए? डेफिनेटली खड़े होंगे। और ये हमारे ऊपर कोई थोप नहीं रहा है, हमारे अंदर है वो चीज़, हमारे ऊपर कोई डाल नहीं रहा है कि आपको इंडिया के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने भाई बहनों और अपने जो क्या कहते हैं पूरे इंडिया की कम्युनिटी है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये इनबिल्ट है, इंडियंस के अंदर वो इनबिल्ट है कि भले ही कितने भी रिलीजन, कितने भी कास्ट में पूरे इंडिया को बांटा गया हो, लेकिन जब मुसीबत का समय आएगा तो इंडिया का हर एक इंसान एक साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने ये फ्रेज़ दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि उनकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आप नेशनल सॉन्ग है जन गण मन। ठीक है, उसमें भी पूरी इंडिया को ना बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, चाहे नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल सिंबल में हो, सब में इंडिया को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया हो। और एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इंडियाज़ नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी और उसमें इंडिया की यूनिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है और होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो एक बार इसकी रीडिंग लगाइएगा, जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Hopefully you like this video, this lecture. Please share with your friends, like and subscribe. Thank you, sir.